और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आज के टॉपिक में हम लोग पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैं आप लोगों को क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य द्वारा जब भोजन किया जाता है तो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको अंदर में देखने को मिलेगा। और मैं इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप लोग क्वेश्चन को अच्छा से समझ पाइएगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो आहार नाल की लंबाई जो है वो 6 से 9 मीटर होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे इसको फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए, ये जो है वो पाचन तंत्र का फिगर है। ठीक है, और इसमें मुख्य गुहा से लेकर गुद्दा तक को आहार नाल बोला जाता है। और इसकी लंबाई जो टोटल 6 से 9 मीटर के बीच होती है। ठीक है, और मनुष्य में जो पाचन होता है वो इसी के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में देखिए पूछा गया है कि मनुष्य में कौन कौन सी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो मनुष्य में 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक होती है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिसको हम लोग इंग्लिश में सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं। एक होता है अवधोनुज ग्रंथि, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। और एक होती है उपकर्ण ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम लोग पेरिटोड ग्लैंड बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों। अब देखिए इसको फिगर द्वारा यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये जो है ये 3 प्रकार का ग्लैंड है। एक है सबलिंगुअल ग्लैंड, जो कि मनुष्य के जिह्वा जो होता है उसके नीचे में दोनों तरफ स्थित होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जो कि मनुष्य का जो मुंह में जो जबड़ा पाया जाता है उसके नीचे में दोनों साइड में एक एक ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है पेरिटोइड ग्लैंड, जो कि मनुष्य के कान के नीचे में दोनों तरफ स्थित होता है। ठीक है, तो ये जो था वो तीन प्रकार का जो ग्लैंड पाया जाता है मनुष्य में, वो हम लोग बता दिए यहाँ पे। और अगर आपको फिगर द्वारा इसको समझने में आसानी हुआ होगा तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य के लार में कितना प्रतिशत जो है वो जल पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में जो है वो 99% जल पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इसमें मात्र जो 1% बचता है उसमें जो है वो एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, यानी मनुष्य के लार में 99% जल होता है और 1% एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि लार में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पिछला क्वेश्चन देखें कि मनुष्य के लार में जो है वो 99% जल और 1% एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो उस 1% में जो है वो 2 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। एक को हम लोग टाइलिन बोलते हैं और एक को लाइसोजाइम बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम टाइलिन द्वारा किस चीज़ का पाचन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पाचन क्रिया जो है होती है तो उसमें सबसे पहले जो पाचन किया जाता है वो मनुष्य के लार द्वारा ही पाचन किया जाता है, जो कि टाइलिन द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और एक दूसरा एंजाइम जो था लाइसोजाइम, उसमें जो है प्रतिजीवाणुकारक गुण पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखें, यानी टाइलिन द्वारा जो है वो स्टार्च का पाचन किया जाता है और लाइसोजाइम में प्रतिजीवाणुकारक गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य के लार की पीएच मान वैल्यू जो है वो कितनी होती है। तो मनुष्य के लार की पीएच वैल्यू जो है वो 6.8 होती है, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए जैसे ही पीएच वैल्यू की बात हुई तो आप लोगों को पता होगा कि 0 से 7 तक जो पीएच वैल्यू होता है उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं। ठीक है, यानी उसकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। और 7 से 14 के बीच जो पीएच वैल्यू होता है उसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। ठीक है, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। जैसे पानी का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। ठीक है, लेकिन मनुष्य के लार की पीएच वैल्यू जो है वो 6.8 होती है। यानी इसके द्वारा एक और क्वेश्चन आप लोग समझ सकते हैं कि यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य के लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 6.8 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि उसकी प्रकृति कैसी होती है, वो अम्लीय होती है या क्षारीय, तो वहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि मुख्य गुहा के पिछले भाग को क्या बोला जाता है।
ठीक है। तो मुख गुहा के पिछले भाग को जो है वो ग्रसनी बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य जब भोजन करता है तो भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है। तो मैं इसी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं इसको फिगर द्वारा आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए मनुष्य जब भोजन करता है तो श्वास नली में जाने से जो है वो एपिग्लोटिक्स रोकता है, यानी इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये एपिग्लोटिक्स क्या होता है और ये कैसे रोकता है। तो चलिए हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए ये जो फिगर है ये अनाज का टुकड़ा है, ठीक है, जिसको हम लोग दांत से पहले चबाने के बाद उसको जब निगलते हैं तो देखिए ये जो है ये श्वास नली है, ठीक है, और इधर जो साइड में देख रहे हैं ये आहार नाल है। तो ये जो है यहाँ पे इसको हम लोग एपिग्लोटिक्स बोलते हैं। इसके द्वारा जब हम लोग भोजन को निगलते हैं तो ये एपिग्लोटिक्स जो है ये ऐसे करके इसको जो है इस शटर जैसा इसको बंद कर देता है, ठीक है, ताकि भोजन जो है वो आहार नाल के द्वारा आमाशय में एंट्री हो जाता है। देखिए यहाँ पे इस फिगर में तो ये देखिए ये एपिग्लोटिक्स पहले इस तरह उठा हुआ था, लेकिन जैसे ही इधर से भोजन का टुकड़ा अंदर आया तो एपिग्लोटिक्स जो है वो ऐसे नीचे हो गया और इसको श्वास नली को बंद कर दिया गया और ये भोजन जो है वो आहार नाल द्वारा वो आमाशय में एंट्री हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग इस फिगर द्वारा इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो ग्रास नली की लंबाई जो है वो 9 से 10 इंच होती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ग्रास नली जो है वो ग्रसनी के निचले भाग से आरंभ होकर आमाशय तक जुड़ी होती है। ठीक है, यानी ग्रास नली जो है वो ग्रसनी से के निचले भाग से, जहाँ से हम लोग खाना को निगलते हैं उसके निचले भाग से लेकर आमाशय तक की बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण जो गति को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग भोजन को निगलते हैं तो भोजन नली द्वारा जो है उसको निगलने के टाइम जो संकुचन और प्रसरण होता है भोजन नली द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको जो है हम लोग क्रमांकुचन बोलते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यह क्रमांकुचन क्या होता है, तो यह जो है पाचन प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण क्रिया है, क्योंकि भोजन को पाचन नलिका में सुगमता पूर्वक से गमन हेतु यह बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि ग्रास नली और आमाशय के बीच एक वाल्व होता है। ठीक है, जैसे भोजन जो है वो ग्रास नली द्वारा आमाशय में जब एंट्री होता है तो आमाशय और ग्रास नली के बीच एक वाल्व पाया जाता है। ठीक है, तो उसका नाम पूछा गया है, तो उसको जो है वो स्फिंक्टर वाल्व बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए इस वाल्व का काम क्या है, तो ग्रास नली जो है वो किसी प्रकार की पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, यह जो केवल भोजन को आमाशय तक पहुंचाया जाता है। ग्रास नली जो है वो उसमें किसी प्रकार की पाचन प्रक्रिया में वो जो है भाग नहीं लेता है। ठीक है, वो उसका काम है सिर्फ भोजन को आमाशय तक पहुंचाना। ठीक है, और ये स्फिंक्टर वाल्व जो था इसको इसीलिए दिया जाता है ताकि, चलिए यहाँ पे इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। देखिए ये जो है ये ग्रास नली है और ये आमाशय है। ठीक है, तो यहाँ पे है स्फिंक्टर वाल्व लगा हुआ है और इसका मुख्य काम यही है कि भोजन को जब इधर से ग्रास नली द्वारा आमाशय में लाया जाता है तो वो आसानी से आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वाल्व इसीलिए दिया होता है ताकि अगर कोई मनुष्य, देखिएगा कि मान लिए आप अपना सर अगर नीचे करके हाथ के बल खड़े हो जाते हैं दीवार में या वैसे भी ग्राउंड में, तो आपके हिसाब से जो ये जो आमाशय में जो खाना था वो वापस इस ग्रास नली में आ जाना चाहिए और इसके द्वारा मुख से निकल जाना चाहिए, लेकिन ये वाल्व जो है वो इसको रोक देता है। ठीक है, यानी ग्रास नली से भोजन जो है वो आमाशय में तो एंट्री हो जाता है, लेकिन आमाशय से फिर उस रिटर्न जो है वो ग्रास नली में नहीं आए, इसके लिए जो है इस वाल्व को दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जठर रस का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो जठर रस का निर्माण जो है वो आमाशय में होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए आमाशय के जो भीतरी दीवार होती है, चलिए यहाँ पे समझिए, ये जो आमाशय की जो भीतरी दीवार है तो इस दीवार में स्थित जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसी कोशिकाएं द्वारा जठर ग्रंथि का निर्माण किया जाता है। ये जो देखे रहेंगे कहीं पे उसका भाग जो है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, कहीं नीचे धंसा हुआ है, तो उसी के द्वारा जो है वो जठर ग्रंथि का निर्माण करती है और ये ग्रंथियां जो है वो
अमाशय में जठर रस बनाती है। ठीक है, यानी इसी ग्रंथियां द्वारा जो है अमाशय में जठर रस का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हम लोग पीएच के बारे में पढ़े थे कि लार का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो 6.8 था और उसकी प्रकृति क्या थी, अम्लीय थी। यानी 0 से 7 जो होता है वो अम्लीय होता है और 7 से जो 14 होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 से 3, यानी जठर रस का जो पीएच वैल्यू होता है वो 1 से 3 होता है। ठीक है, यानी इसकी भी प्रकृति जो है वो अम्लीय होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हमारे शरीर में पाचन, प्रोटीन का पाचन जो है वो कहाँ होता है। तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय में होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए अमाशय में जो है वो जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का निर्माण किया जाता है। उस जठर रस में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है, अम्ल तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, यानी अमाशय के जठर ग्रंथि में जो जठर रस का निर्माण होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और पेप्सिनोजन दोनों पाया जाता है। ठीक है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में परिवर्तित कर देता है, जिसके द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोटीन का पाचन जो है वो अमाशय में होता है और किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि हमारे शरीर में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में इसको समझ गए हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अमाशय के जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस का निर्माण होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और आप लोग अभी हाल फिलहाल तो आप लोगों को पता होगा कि कोरोना का टाइम है, तो आप लोग को पहले से सुने होंगे कि कोरोना जो है वो पेट में चले जाने के बाद कोई असर नहीं कर पाता है, वो वहाँ पे अम्ल द्वारा मर जाता है। यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो कोरोना को मार देता है अगर पेट में चला गया तो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य के लीवर का वजन जो है वो कितना होता है। तो मनुष्य के लीवर का वजन जो है वो 1.5 से 2 kg तक होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो कि मनुष्य के शरीर का जो है वो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत को बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी लिवर को। नेक्स्ट देखिए ये है लिवर। यहाँ पे हम लोग जो पिछला फोटो देखे उसमें ये अमाशय था और इसी के ऊपर में से ये लिवर है। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये गोल ब्लैडर है, यानी पित्ताशय। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यकृत में हरे रंग का एक क्षारीय तरल पाया जाता है। यकृत में एक हरे रंग का क्षारीय तरल का स्राव करता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो है वो पित्तरस बोला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्षारीय की बात हुई तो आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि क्षारीय का पीएच वैल्यू जो है वो 7 से 14 तक होता है। ठीक है, यानी इसका जो अगर पीएच वैल्यू पूछा जाए तो वो 7 से कम कभी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट में पूछा गया है कि बाइल जूस का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, यही तो पित्तरस का पीएच वैल्यू जो है वो कितना होता है, यानी इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो क्या होगा, 7 से अधिक होगा, यानी 7 से अधिक ही और 14 से कम होगा। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन तो नेगलेक्ट हो जाएगा, ये और सी। अब यहाँ पे या तो बी होगा या तो डी होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसकी जो क्षारीय प्रकृति होती है वो 8.6 होती है। ठीक है, यानी बाइल जूस का जो पीएच वैल्यू है वो 8.6 होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि बाइल जूस का भंडारण जो है वो कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो बाइल जूस का निर्माण जो है वो यकृत द्वारा होता है, ये हम लोग पिछला क्वेश्चन में पढ़े। इसका भंडार जो है वो पित्ताशय में किया जाता है, यानी गोल ब्लैडर में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए ये है गोल ब्लैडर, जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं इसी को हम लोग गोल ब्लैडर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को यकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्लाइकोजोनोसिस। ठीक है, ग्लाइकोजिनोसिस। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन को आप समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से आपका जो है वो 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है
तो क्या होता है, उसको डायबिटीज नाम सुनेंगे, ठीक है। तो डायबिटीज हो जाता है उसको, यानी मधुमेह का बीमारी हो जाता है। तो मधुमेह जो है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हो जाती है। तो उस ग्लूकोज की मात्रा को जो है वो अकृत कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन द्वारा उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। यानी जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसमें ये इंसुलिन हार्मोन जो है वो कम हो जाती है, इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट को जो है वो इंसुलिन दिया जाता है, ताकि रक्त में जो अकृत में उपस्थित इंसुलिन हार्मोन है उसकी जो स्थिति है उसको सामान्य रखा जा सके, ठीक है। तो इसी तरह इसमें उपस्थित ग्लूकोज को जो है वो इंसुलिन हार्मोन की सहायता से ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में इसका उपयुक्त क्वेश्चन है कि जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो देखिए डायबिटीज होने से सिर्फ ग्लूकोज की मात्रा बढ़ ही नहीं जाती है, वो मतलब संतुलित नहीं रहती है, कभी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी, इसीलिए इंसुलिन हार्मोन जो है वो उस रक्त में जो है वो दिया जाता है, ठीक है, मनुष्य को। तो देखिए जब ग्लूकोज की मात्रा घट जाएगी तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा हमेशा सामान्य बना रहना चाहिए, ठीक है। तो उस ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने के लिए फिर से जो ग्लाइकोजन था, यानी जब ग्लूकोज अधिक था तो उसको ग्लाइकोजन में चेंज कर दिया था, तो इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलेगा। तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनोलिसिस बोला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो देखिए इसको याद रखिए आप, जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में जब बदला जाता है तो उसको हम लोग ग्लाइकोजोनोसिस बोलते हैं, ठीक है। और जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घट जाती है तो पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाता है, तो इसको हम लोग ग्लाइकोजोनोलोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं दोनों क्वेश्चन आसानी से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर दें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अकृत कोशिकाएं कैरोटीन से किस विटामिन का संश्लेषण करती है। तो अकृत कोशिकाएं जो है वो कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण करती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि अमोनिया को किसके द्वारा यूरिया में बदला जाता है। तो अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में बदला जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए अमोनिया जो है एक विषैला पदार्थ है और इसको लीवर द्वारा जो है वो यूरिया में बदल के इसको मूत्र द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये मृत रेड ब्लड सेल जो है वो अकृत द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो भ्रूण अवस्था में जो है वो आरबीसी का निर्माण जो है वो लिवर में होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों का जो शरीर में रक्त आरबीसी का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा द्वारा आता है, लेकिन भ्रूण में जब हम लोग रहते हैं तो उसमें आरबीसी का निर्माण जो है वो अकृत से होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि हिपेरिन नामक एक थक्का रोधी प्रोटीन होता है, तो इसका शरीर में स्राव कहाँ से होता है, ठीक है। तो हिपेरिन जो है एक थक्का रोधी प्रोटीन है, इसका स्राव शरीर में जो है वो लिवर में होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हिपेरिन की बात थी, तो हिपेरिन एक थक्का रोधी प्रोटीन बोला जाता है इसको, और इसका मुख्य कार्य है रक्त को जमने से रोकना, ठीक है। यानी हमारे शरीर में जो है रक्त वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो जम न जाए, यानी उसका ताप को जो है वो नियंत्रित संतुलित बनाए रखने के लिए हिपेरिन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त में पाया जाता है, और इसका मुख्य कार्य है ये रक्त को जमने से रोकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किसके द्वारा फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संग्रह एवं संश्लेषण किया जाता है। तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का संग्रह और संश्लेषण जो है वो लिवर द्वारा किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि हिपेरिन नामक प्रोटीन का भी संग्रह जो है वो लिवर में किया जाता है और उसका मुख्य कार्य था रक्त को जमने से रोकना, ठीक है। तो उसी तरह फाइब्रिनोजन जो है ठीक उसके विपरीत है, ये भी लिवर में पाया जाता है, लेकिन इसका काम जो है वो रक्त को का थक्का बनाना, ठीक है। यानी फाइब्रिनोजन जो है यह रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी ज़रूरत जो है वो रक्त को थक्के बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए जब किसी को की दुर्घटना एक्सीडेंट होता है
तो ब्लीडिंग जब होने लगता है तो अगर आप थोड़ा देर उसको प्रेस करके रखते हैं तो वहाँ पे एक ब्लड का जो है वो क्लॉट जम जाता है, ठीक है। उसी को हम लोग रक्त का थक्का बोलते हैं। तो वो फाइब्रिनोजन के कारण होता है। अगर ये फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन की मात्रा अगर शरीर में घट जाती है तो अगर किसी को चोट लगता है या कहीं कट जाता है तो उसका ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा देर तक होते रहता है, यानी उसका ब्लड क्लॉटिंग होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो फाइब्रिनोजन का काम था रक्त का थक्का बनाना। ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये भी एक प्रोटीन है, ठीक है। और इसका जो काम है इससे यह पता चलता है कि आपका ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग कितने देर पे होगा, ठीक है। यानी जो रक्त का थक्का बनता है वो थक्का कितने देर में बनेगा वो प्रोथ्रोम्बिन द्वारा पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि शरीर में उपस्थित कुछ विषैले पदार्थ जैसे अमोनिया को किसके द्वारा अविषैले यौगिक में बदलकर मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में पिछला क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ कि विषैले पदार्थ जैसे कि अमोनिया पाया जाता है तो इसको लीवर द्वारा यूरिया में बदल के मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि यदि अकृत कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन नामक पित्त वर्ण का अवशोषण बंद कर दे तो इससे कौन सा रोग होता है। तो अकृत कोशिकाएं अगर रक्त से में उपस्थित बिलिरुबिन नामक पित्त वर्ण का अवशोषण बंद कर दे तो इससे पीलिया नामक रोग हो जाती है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसको हम लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 आए, यानी पाचन तंत्र का ये पार्ट 1 था, और यदि आप लोग को ये समझने में आसानी हुई तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि इसका हम लोग पार्ट 2 लाएं। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।